वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 199 है यूपीपीएससी पीसीएस के लिए। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस में करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 199 तक पहुँच सकते हो। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 स्टेटमेंट वाला ये सवाल है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है वो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है क्या? और वर्ष 1992 में इसका नाम बदलकर राजीव गांधी वन्यजीव अभयारण्य कर दिया गया था क्या? और तीस्ता नदी इस रिजर्व के बेसिन को विभाजित करती है क्या? नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश का ये टाइगर रिजर्व है और भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। वर्ष 1992 में इसका नाम बदलकर राजीव गांधी वन्यजीव अभयारण्य कर दिया गया, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, तीस्ता नदी कहाँ बहती है? सिक्किम से निकलकर पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में बहती है। और आंध्र प्रदेश कहाँ पर है? तो गलत है स्टेटमेंट ये वाला। कृष्णा नदी होता तो करेक्ट हो जाता। तो सही बताना है तो थर्ड जहाँ जहाँ उसको हटा दीजिए, केवल एक और दो, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व को आधिकारिक तौर पर 1978 में घोषित किया गया और 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर द्वारा मान्यता दी गई इसको। और नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है वो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और वर्ष 1992 में इसका नाम बदलकर राजीव गांधी वन्यजीव अभयारण्य कर दिया गया। और यह टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 5 जिलों में विस्तृत है। इस क्षेत्र में ज़्यादातर कौन सी पहाड़ियाँ हैं? नल्लामाला पहाड़ियाँ। बहुउद्देशीय जलाशय श्रीशैलम और नागार्जुन सागर इसी रिजर्व में अवस्थित हैं। और कृष्णा नदी जो है वो इस रिजर्व के बेसिन को विभाजित करती है, ना कि तीस्ता। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं यूपीपीसीएस की। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत प्रवाह पहल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? आवासन और शहरी मामले मंत्रालय, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय या भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय? भारत प्रवाह पहल, ये पहल है पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की। सी है इसका आंसर। देखिए, हाल ही में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों की श्रृंखला के माध्यम से दैनिक जीवन में नदियों, बंदरगाहों एवं नौवहन के महत्व तथा कल्पना को उजागर करने के लिए भारत प्रवाह भारत अपने तटों के साथ पहल जो है शुरू की है। और केरल में कोच्चि, बिझिजम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गैलाथिया बे बंदरगाहों ने पूर्ण रूप से ट्रांस शिपमेंट हब बनाने की दिशा में जो है वो प्रगति की है। देखिए, भारत में प्रवाह शिपिंग नदियों, समुद्रों और लोगों का व्यापक दृष्टिकोण विकसित करने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों से हितधारकों को एक साथ लाने के लिए एक सामान्य मंच के रूप में काम करेगा। और यह समुद्री क्षेत्रों से संबंधित चुनौतियों, नीतिगत मुद्दों और भविष्य के लक्ष्यों को उजागर करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। परमाणु हाइड्रोजन से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। परमाणु हाइड्रोजन जो है वो आकाशगंगा में तारे के निर्माण के लिए जो है आवश्यक बुनियादी ईंधन है। ठीक है, जो स्टार्स होते हैं आकाशगंगा में, उनके निर्माण के लिए आवश्यक ईंधन है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है। और दूसरा स्टेटमेंट है, यह 21 सेंटीमीटर तरंग दैर्ध्य की रेडियो तरंगों का उत्सर्जन करता है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। देखिए, अभी हाल ही में मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा की और कर्नाटक बेंगलुरु का जो IISc बेंगलुरु है, उसके खगोलविदों ने जॉइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप के डेटा का उपयोग करते हुए एक अत्यंत दूर की आकाशगंगा, अब तक की सबसे दूर, ठीक है, अब तक की सबसे अधिक दूर की जो आकाशगंगा है, उसमें परमाणु हाइड्रोजन से उत्पन्न होने वाले रेडियो संकेत का पता लगाया है। और परमाणु हाइड्रोजन आकाशगंगा में तारे के निर्माण के लिए आवश्यक बुनियादी ईंधन है। तो पहला वाला करेक्ट हो गया।
और दूसरा वाला भी करेक्ट है, क्योंकि यह 21 सेंटीमीटर तरंगदैर्घ्य की रेडियो तरंगों का उत्सर्जन करता है, जिसे GMRT यानी जॉइंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप जैसे कम आवृत्ति वाले रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग करके पता लगाया जा सकता है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारत के निम्नलिखित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से किसका गठन सबसे पहले हुआ था? सीमा सुरक्षा बल यानी BSF, असम राइफल, CRPF और CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस यानी केंद्रीय औद्योगिक पुलिस बल। सबसे पुराना कौन सा है इसमें? असम राइफल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो असम राइफल्स जो है भारत के सबसे पुराने अर्धसैनिक बलों में से एक है, और जिसे वर्ष 1835 में ब्रिटिश भारत में सिर्फ 750 सैनिकों के साथ बनाया गया था, और तब इस बल ने 2 विश्व युद्धों और वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध में हिस्सा लिया था, और साथ ही इसने पूर्वोत्तर में आतंकवादी समूहों के विरुद्ध चलाए गए अभियानों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाकी BSF की बात करें तो 1965 का है वो, और केंद्रीय औद्योगिक पुलिस बल की बात करें तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 के तहत इसको गठित किया गया। और बाकी CRPF की बात करें, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की बात करें तो ये जो है 27 जुलाई 1939 को, ठीक है, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से जो है इस बल की स्थापना की गई थी। और 28 दिसंबर 1949 को CRPF अधिनियम के लागू होने पर यह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बन गया, और यह विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय गोकुल मिशन आरंभ हुआ था? देखिए, राष्ट्रीय गोकुल मिशन तभी का है जब का स्वच्छ भारत मिशन है, यानी वर्ष 2014 का। राष्ट्रीय गोकुल मिशन दिसंबर 2014 में जो है देसी गौजातीय नस्लों के विकास एवं संरक्षण के लिए आरंभ किया गया था। यह योजना 2400 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ वर्ष 2021 से वर्ष 2026 तक अम्ब्रेला योजना राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना के तहत जारी है। और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय जो है इसके लिए नोडल मंत्रालय है। उद्देश्य क्या है इसका? उन्नत तकनीकों का उपयोग करके गौवंश की उत्पादकता और दुग्ध उत्पादन को जो है स्थायी रूप से बढ़ाना, और प्रजनन उद्देश्यों के लिए उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले सांडों का उपयोग का प्रचार करना, और प्रजनन नेटवर्क को मजबूत करने और किसानों तक कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं की डिलीवरी के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान कवरेज को बढ़ाना, और वैज्ञानिक और समग्र तरीकों से स्वदेशी मवेशी और भैंस पालन एवं संरक्षण को बढ़ाना, ठीक है, बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया? अभी हाल ही में मनाया गया, जनवरी 2023 में, और बहुत ज़रूरी है सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए। सी है इसका आंसर। तो भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 11 से 17 जनवरी 2023 तक स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया, और इस पहल का उद्देश्य सार्वजनिक हित में सुरक्षित सड़कों की आवश्यकता का प्रचार प्रसार करना है। एक सप्ताह के इस अभियान के दौरान आम जनता के बीच सड़क सुरक्षा के संबंधों में जागरूकता बढ़ाई गई, और सड़क पर चलते समय एक दूसरे की सुरक्षा हेतु अपनी जिम्मेदारी को समझने हेतु प्रेरित किया गया। देखिए, इस अवसर पर पूरे देश में सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न अभियानों एवं कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, और इन गतिविधियों में सड़क दुर्घटनाओं के कारण को समझने एवं उनके समाधान के उपायों से संबंधित विभिन्न जागरूकता अभियान शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 है, डीप फेक टेक्निक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 स्टेटमेंट है। देखिए, डीप फेक टेक्निक शक्तिशाली कंप्यूटर और शिक्षा का उपयोग करके वीडियो, छवियों यानी वीडियो, फोटो और ऑडियो में हेरफेर करने की एक विधि है, और इसका उपयोग फर्जी खबरें उत्पन्न करने और अन्य अवैध कामों के बीच वित्तीय धोखाधड़ी करने के लिए किया जाता है। और यह पहले से मौजूद वीडियो, फोटो और ऑडियो पर एक डिजिटल सम्मिश्रण द्वारा अवतरित करता है, और साइबर अपराधी इसके लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
डीप फेक टेक्निक से रिलेटेड ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और सी है इसका आंसर, 1 2 3 वाला ऑप्शन। तो डीप फेक शब्द की शुरुआत हुई थी वर्ष 2017 में, जब एक अनाम रेडिट उपयोगकर्ता ने खुद को जो है डीप फेक कहा था, और इस उपयोगकर्ता ने अश्लील वीडियो बनाने और पोस्ट करने के लिए गूगल की ओपन सोर्स डीप लर्निंग टेक्निक में हेरफेर किया। और डीप फेक टेक्निक जो है शक्तिशाली कंप्यूटर और शिक्षा का उपयोग करके वीडियो, फोटो और ऑडियो में हेरफेर करने की एक विधि है। देखिए, इसका उपयोग फर्जी खबरें उत्पन्न करने और अन्य अवैध कामों के बीच वित्तीय धोखाधड़ी के लिए किया जाता है। और ये पहले से मौजूद वीडियो, चित्र यानी फोटो और ऑडियो पर एक डिजिटल सम्मिश्रण द्वारा अवतरित करता है। और साइबर अपराधी इसके लिए जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक यानी एआई का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा बहुत करती है, 3-2 स्टेटमेंट बना लेगी और पूछेगी बताइए कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। बेनिन ब्रांज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। बेनिन ब्रांज वर्तमान नाइजीरिया में बेनिन के प्राचीन साम्राज्य की 3000 से अधिक मूर्तियों और कलाकृतियों का एक समूह है, और यह लगभग 16वीं शताब्दी का है। और वर्ष 1897 में बेनिन शहर पर कुख्यात छापे के दौरान ब्रिटिश औपनिवेशिक ताकतों द्वारा इन्हें लूट लिया गया था। ठीक है, बेनिन ब्रांज वर्तमान नाइजीरिया में बेनिन के प्राचीन साम्राज्य की 3000 से अधिक मूर्तियों और कलाकृतियों का समूह है, और 16वीं शताब्दी का है ये। और दूसरा वाला भी करेक्ट है, तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। देखिए, जर्मनी ने बेनिन से लूटी गई 20 बेनिन ब्रांज पट्टिकाएं और मूर्तियां नाइजीरिया को लौटा दी। और जुलाई 2022 में जर्मनी द्वारा नाइजीरिया के साथ लगभग 1100 बेनिन ब्रांज के स्वामित्व के हस्तांतरण हेतु समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद इन कीमती कलाकृतियों की वापसी हुई। बेनिन ब्रांज वर्तमान नाइजीरिया में बेनिन के प्राचीन साम्राज्य की 3000 से अधिक मूर्तियों और कलाकृतियों का समूह है, अगर पूछ ले के है क्या ये, और 16वीं शताब्दी के हैं ये। देखिए, वर्ष 1897 में बेनिन शहर पर कुख्यात छापे के दौरान ब्रिटिश औपनिवेशिक ताकतों द्वारा इन्हें लूट लिया गया था, और इनमें से कई कलाकृतियां विशेष रूप से राजाओं या ओबास और राज्य की राजमाताओं के लिए अधिकृत किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 है, जेलियन ग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट निम्नलिखित में से किस राज्य में सक्रिय है? जेलियन ग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट, ये जो समूह है नागा समूह, ये अलग राज्य की मांग कर रहा है, ये मणिपुर का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए, हाल ही में त्रिपक्षीय शांति समझौते पर केंद्रीय गृह मंत्रालय, मणिपुर की सरकार और जेलियन ग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट विद्रोही समूह है ये, उसने हस्ताक्षर किए हैं। और जेलियन ग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट नागाओं का एक सशस्त्र समूह है जो ज़्यादातर मणिपुर में सक्रिय है, तो डी करेक्ट है। और 1 दशक से अधिक समय से जेलियांग ग्रोंग नागा जनजाति जो है बेसिकली मंगोलियाई जनजाति है ये, ठीक है, एक अलग राज्य की मांग कर रही है। दसवां प्रश्न है, तो डी करेक्ट है ना, बी कहाँ से हो गया? ठीक है, मणिपुर तो डी में है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। डोकरा धातु शिल्प निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल। ये जीआई टैग है पश्चिम बंगाल का, ये है इसका आंसर। देखिए, वर्ष 2018 में पश्चिम बंगाल के डोकरा शिल्प को भौगोलिक संकेतक उत्पाद दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। हाल ही में प्रधानमंत्री ने बेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट एक सर्किट हाउस का निर्माण किया है, मतलब उद्घाटन किया है। आपको बताना है कि सोमनाथ मंदिर से रिलेटेड निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, प्रश्न पूछने के तरीके कुछ भी हो सकते हैं। सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है, और अलबरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है, और इस मंदिर को सफ़ेद पैगोडा कहा जाता है। सफ़ेद पैगोडा कहा जाता है, ब्लैक पैगोडा। ब्लैक पैगोडा तो कोणार्क सूर्य देवता का मंदिर है वो, ये सफ़ेद पैगोडा ही है सोमनाथ मंदिर गुजरात का। दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है, पहला भी करेक्ट है, डी है इसका आंसर।
तो सोमनाथ मंदिर की बात करें तो सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में अरब सागर के तट पर स्थित है। सोमनाथ मंदिर भारत के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में प्रथम है। इसका उल्लेख अरब यात्री अल बरूनी ने अपने यात्रा वृत्तांत में किया था, जिससे प्रभावित होकर महमूद गजनवी वर्ष 1024 में अपने 5000 सैनिकों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था उसने, और संपत्ति लूट ली उसकी, और साथ ही मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था उसने। देखिए, प्राचीन भारतीय शास्त्रीय ग्रंथों पर आधारित शोध से पता चलता है कि पहली बार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा यानी वर्तमान मंदिर की स्थापना वैवस्वत मनवंतर के 10वें त्रेता युग के दौरान श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को की गई थी। 13 नवंबर 1947 को सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने वाले सरदार पटेल के संकल्प के साथ आधुनिक मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था, और 11 मई 1951 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मौजूदा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की थी। और इस मंदिर को सफ़ेद पैगोडा कहा जाता है, और यह 4 धाम तीर्थ यात्रा का एक हिस्सा है, यानी बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी, रामेश्वरम। ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न आ गया। इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, लाफर वक्र निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध को दर्शाता है? आर्थिक विकास और आय असमानता, बेरोजगारी और इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति, कर की दर और कर राजस्व, प्रति व्यक्ति आय और पर्यावरण प्रदूषण। एक लॉरेंज वक्र वो भी पूछ लेते हैं, वो आय में असमानता से संबंधित है। लाफर वक्र है कर की दर और कर राजस्व, बी है इसका आंसर। देखिए, ऑर्थर लाफर अर्थशास्त्री का नाम है। ऑर्थर लाफर एक आपूर्ति पक्ष अर्थशास्त्री द्वारा विकसित लाफर वक्र या कर्व एक सिद्धांत है जो कर दरों और सरकारों द्वारा अर्जित कर राजस्व के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है, और इस वक्र का उपयोग लाफर के सिद्धांत को प्रदर्शित करने के लिए जो है वो किया जाता है। इसको पढ़ लीजिएगा आप, जरूरत नहीं है वैसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। करंट का प्रश्न है, इससे प्रश्न बनने की संभावना यूपीपीसीएस में भी है और यूपीएससी में भी है, जोशीमठ। तो पहला प्रश्न है, यह जो शहर है वो उच्च जोखिम वाला भूकंप क्षेत्र यानी जोन 5 में स्थित है। पहला तो यही है, ठीक है। दूसरा है, सैन्य और सामरिक दृष्टि से इसका विशेष महत्व नहीं है जोशीमठ का। यही जोन 4 होता तो गलत हो जाता स्टेटमेंट, जोन 5 को देखकर करेक्ट करो सीधा। सैन्य और सामरिक दृष्टि से बहुत महत्व है भाई जोशीमठ का, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। देखिए, जोशीमठ जो है उत्तराखंड के चमोली जिले में, उत्तराखंड में जिले का नाम रखिए चमोली, ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH7 पर स्थित एक पहाड़ी शहर है, और राज्य के अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटन स्थलों के अलावा यह जो शहर है वो बद्रीनाथ, औली और फूलों की घाटी एवं हेमकुंड साहिब की यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए रात्रि विश्राम स्थल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जोशीमठ जो सेना की सबसे महत्वपूर्ण छावनियों में से एक है, भारतीय सशस्त्र बलों के लिए अत्यधिक सामरिक महत्व रखता है, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। और ये जो शहर है वो उच्च जोखिम वाले भूकंपीय क्षेत्र यानी जोन 5 में स्थित है। ये सारे जोन पढ़ा चुका हूँ मैं ज्योग्राफी में, यानी अति अधिक जोखिम वाला क्षेत्र है ये। नंबर 14 पर आ जाइए। अभी हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने किस शहर को चौथी औद्योगिक क्रांति के केंद्र की स्थापना के लिए चुना है? कौन सा है? जोशीमठ, अहमदाबाद, हैदराबाद या भोपाल? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। देखिए, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने तेलंगाना के हैदराबाद को चौथी औद्योगिक क्रांति के केंद्र की स्थापना के लिए चुना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 15 है, शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट ASER के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट एक वार्षिक नागरिक नेतृत्व वाला घरेलू सर्वेक्षण है, जिसका उद्देश्य यह समझाना है कि ग्रामीण भारत में जो बच्चे हैं वो स्कूल में नामांकित हैं या नहीं हैं, और वे क्या सीख रहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट भारत के सभी ग्रामीण जिलों में वर्ष 2005 से प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है, और यह भारत में नागरिकों के नेतृत्व वाला सबसे बड़ा सर्वेक्षण है।
शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। देखिए, शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट एक वार्षिक नागरिक नेतृत्व वाला घरेलू सर्वेक्षण है जिसका उद्देश्य यह समझाना है कि ग्रामीण भारत के बच्चों में, यह समझना है कि ग्रामीण भारत के बच्चों में नामांकित, ग्रामीण भारत में जो बच्चे हैं स्कूल में नामांकित हैं या नहीं और क्या सीख रहे हैं वो। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट भारत के सभी ग्रामीण जिलों में वर्ष 2005 से प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है और यह भारत में नागरिकों के नेतृत्व वाला जो सबसे बड़ा सर्वेक्षण है। और शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट सर्वेक्षण 3 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों की नामांकन स्थिति और 5 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर बुनियादी शिक्षा और अंकगणितीय स्तर के प्रतिनिधि अनुमान उपलब्ध कराता है। देखिए, इन सभी टेस्ट का PDF भी प्राप्त कर सकते हो, मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में ही। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।